गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज आईएफपीएच के 533वें हिंदी वेबिनार में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। अम, आज आज हमारे 533वें दिन के मेहमान हैं डॉक्टर दर्शन ओसवाल सर। और सर का टॉपिक है मटेरिया मेडिका को विभिन्न रूपों से समझना और रिपर्टरी के साथ में संदर्भित करना। और इसके पहले कि सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं सर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उनका। सर ने बीएचएमएस एमसीएएच और पीजी एफएचपीसी साइकियाट्री में मतलब एक फेलोशिप प्रोग्राम किया है। और सर एक पैशनेट और हार्ड वर्किंग होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है। सर की क्लिनिक पुणे में है, जिसका नाम है अरिहंत होम्योपैथिक क्लिनिक। और सर की क्लिनिक की कुछ छोटी छोटी ब्रांचेज रूरल एरियाज में भी हैं, जैसे कि कामशेत और करजात में। और सर ने अपनी जो भी ट्रेनिंग और गाइडेंस ली है वो डॉक्टर शार्दुल जोशी सर और इनके साथ साथ डॉक्टर राजन शंकरन सर के अंडर में भी सर ने काम किया है मुंबई में। और सर के डिफरेंट कोर्सेज भी चलते हैं जिसके थ्रू वो काफी बच्चों को क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में सिखाते हैं। और सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। और सर को डिफरेंट कॉलेजेस और प्लेटफॉर्म्स पे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जा चुका है। तो सर मैं आईएफपीएच की हिंदी टीम की तरफ से आपका इस मंच पे स्वागत करती हूँ। एंड प्लीज आप अपना आज का टॉपिक शुरू कर सकते हैं। पीपीटी दिख रही है ना? जी सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अपोलोजाइज सम इश्यूज इन joining. लेट्स स्टार्ट. सो मटर अमेरिका को जब भी हम पढ़ते हैं, मटर अमेरिका के बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के। जैसे कि क्रिकेट टीम में काफी सारे प्लेयर होते हैं। एक ऑलराउंडर होता है, एक ओपनर होता है, अलग अलग प्लेयर होते हैं, एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर होता है, एक स्लॉग ओवर्स में खेलने वाले होते हैं। तो उसी तरह मटर अमेरिका को भी पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके होने चाहिए। अगर मटर अमेरिका को अलग अलग तरीके से नहीं समझा जाएगा तो हम एक ही वे पे स्टक हो जाएंगे, क्योंकि केसेस अलग अलग आएंगे, पेशेंट अलग अलग ऑप्शन लेके आएंगे। सोचिए, अगर मटर अमेरिका में सिर्फ 11 के 11 बैट्समैन ही हो गए क्रिकेट टीम में, जैसे मटर अमेरिका में सिर्फ एक ही तरीके में, एक मटर सर अमेरिका या किसी भी चीज में, फुटबॉल टीम या कोई भी स्पोर्ट्स ले लो आप, हर टीम में अलग अलग तौर की एक वैरायटी होती है। सेम हमको मटर अमेरिका में भी करना है। तो प्रॉब्लम क्या आती है जनरली लोगों को कि बहुत सारी बुक्स होती है, पढ़ना कहाँ से, पढ़ना क्या है, कौन सा सिम्टम पढ़ना है, कौन से बुक से, ये समझ में नहीं आता। कुछ लोग बोरिक लेके ही बैठ जाते हैं तो सिर्फ बोरिक पे ही प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ की नोट्स पे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है हमको लेट होने में, हम लोग चलिए एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं। आप लोगों ने बाउल मसोर्ट्स के विषय में सुना होगा। ये बहुत से लोग यूज करते हैं और मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बाउल नोसोर्ट्स। बाउल नोसोर्ट्स के विषय में तो हम लोग सभी कोई जानते हैं नोसोर्ट्स क्या होता है, लेकिन कुछ नोसोर्ट्स ऐसे भी हैं जो कि होम्योपैथी में बहुत ही कम व्यवहार होते हैं। आपने मेडोरिनम, सिप्लिनम, ये सब काफी यूज किया होगा। लेकिन हम लोगों के अपने इंटेस्टिनल कॉलम में, माने गैस्ट्रिक रीजन में, इंटेस्टाइन के अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसके अंदर में 400 से ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है ना, 400 बैक्टीरिया रहते हैं और उसमें एनारोब्स बैक्टीरिया होते हैं। एनारोब्स बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और स्टोमक के और अपर इंटेस्टाइन और लोअर बाउल्स में, ये जगह पर वो फैले रहते हैं उस जगह पर। और कभी कभी वो हम लोगों को कभी कभी बाउल वॉल दीवार में भी इंटेस्टाइन के म्यूकस में भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कुछ परेशानी करते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे इसके अंदर में बहुत सारे फंगाई है, बैक्टीरिया है, आर्कीनिया है, वायरसेस है, ये सब जो है इसके अंदर में पाए जाते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई, ये सारे हमारे अंदर में पाए जाते हैं।
ये सब स्टेफिलोकोकस, क्लोरिसीडियम, ये सारे चीज हम लोग के अंदर पाए जाते हैं। और कहते हैं कि इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होस्ट है जहाँ की डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरियाज और डिफरेंट पैथोजेनेसिस वहां पर इंक्लूड रहता है। कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल में 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया उसके सेल में रहता है, परिवार जीवन में रहता है, उसके बॉडी में रहता है। और ये खाली बैक्टीरिया आपके गट्स में ही नहीं, आपके गैस्ट्रिक सिस्टम में नहीं, इसके अलावा भी आपको किडनी सिस्टम में अलग अलग जगह पर भी पाया जाता है। लेकिन आज हम लोग का विशेष जो जानकारी है, हम लोग बैक्टीरियल जो है तो फ्लोरा जो है हम लोग को उसको देखने का कोशिश करेंगे। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हम लोगों के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो जो बैक्टीरिया उपयोगी होते हैं वो हम लोगों को मदद भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया उनका होना जरूरी होता है, हम लोग चाहते हैं कि उसको, इसलिए एंटीबायोटिक हम लोग प्रोबायोटिक भोजन का भी करते हैं। ये आपके खाना पचाने में, विटामिन को प्रोड्यूस करने में, इम्यूनिटी को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग यहाँ एक कहा जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? साथ साथ जीना, है ना, साथ साथ जीना। ये साथ साथ जीने का मतलब क्या हुआ है कि अब बैक्टीरिया को भी लाभ होता है, आपके भोजन का कुछ अंश वो ले लेता है और उसके बाद से कुछ अंश जो है तो आपको खाना पचाने में, आपके विटामिन को मेंटेन करने में और इम्यूनिटी में मदद। तो इसको हेल्दी बैक्टीरिया ये कहते हैं, है ना, हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं और इसको होना हम लोग के शरीर में जरूरी होता है। कहते हैं कि 3 तरह के बैक्टीरिया हमने चर्चा किया, एक बेनिफिशियल, एक हार्मफुल, एक अपॉर्चुनिस्टिक। बेनिफिशियल मतलब कि जो का आपका जरूरी है, होना ही चाहिए। हार्मफुल है, जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक होता है, वो मौका के तलाश में कभी कभी आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग का केस सब जो देखने को मिलता है, वह फूड पॉइजनिंग का केस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। गुड बैक्टीरिया जो है तो उसके अंदर में होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव बैक्टीरिया उसका है बाइफिडोबैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका काम क्या होता है? विटामिन को सिंथेसिस करने में, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, इन्फेक्शंस को बचाने में, इन्फेक्शंस को, इम्यूनिटी को बढ़ाने में। इसका इफेक्ट क्या होता है? हेल्दी मेंटेनेंस के लिए। बैड बैक्टीरिया क्या करता है? जैसे स्टेफिलोकोकस है, इकोलाई है, ये सब आपको बैड बैक्टीरिया है। ये आपके शरीर में इंटर करते हैं और आपको कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस और गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इसका ये आपको रोग को बढ़ाता है। और अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि आपके मौका के तलाश में चले आते हैं। ये हेल्दी तो नहीं होते हैं लेकिन हम लोगों को कमजोर बनाते रहते हैं। उम्र के साथ में हम लोग के बैक्टीरिया का जो शरीर में अंदर में जो बैक्टीरिया है, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया का, वो चेंज होते रहता है। उसके परसेंटेज बदलते रहते हैं उम्र में। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे में थोड़ा सा वो ज्यादा स्टेराइल रहता है, ज्यादा इन्वायरमेंट स्टाइल रहता है, क्योंकि बच्चे में जो भोजन होता है वह खाली दूध है, माँ का दूध है, ब्रेस्ट, बहुत ही कम तरह का। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम लोगों का बैक्टीरिया का जो है इन्वायरमेंट बढ़ता चला जाता है और इस तरह से फिर ये होते हैं। तो इसमें और बड़े होने के साथ साथ अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया भी आपको दोनों में इंटर करते चले जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने दिया है आपको, एग्रीगेशन ऑफ बेनिफिशियल, हार्मफुल, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया का क्या रोल है। आप उम्र में देखिए, बर्थ के समय में आपका जो है तो ये आपको बाइफिडल बैक्टीरिया ज्यादा है। फिर आपको कुछ उम्र बढ़ने पर आपको एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, और इकोलाई तो आपको बचपन से ही आपको दिखलाई पड़ेगा, बचपन में बहुत से बच्चे में होता है। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, गट सिम्बोसिस। सिम्बोसिस का मतलब मैंने अभी चर्चा किया था। सिम्बोसिस का मतलब है कि साथ साथ जीवन व्यतीत करना। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, इसका इन्फ्लुएंस है रोग को
से बचाने के लिए और प्रमोट करने के लिए आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड ओवरऑल हेल्थ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। अगर आपका गैस्ट्रिक सिस्टम ठीक रहता है तो आपका जीवन में बहुत सारे कष्ट रहने के बाद भी आप ठीक रहेंगे, और उसमें यह मदद करते हैं। और कुछ डिसबायोसिस होते हैं, डिसबायोसिस मतलब कि जो कि आपके लिए बैड इफेक्ट्स डालते हैं, वो आपको नुकसानदायक होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हेल्दी ह्यूमन का जो कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। और माइक्रोबैक्टीरियम बैकग्राउंड और केमिकल प्रोसेसिंग एडिशनल न्यूट्रिएंट बिकम्स अवेलेबल टू द होस्ट। अब इससे क्या होता है, ये जो आपको गुड बैक्टीरियाज है वो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट से क्या होता है कि आपको जो आप भोजन में नहीं भी लेते हो तो वह आपको, जैसे बहुत से लोगों को दही अच्छा नहीं लगता है। अब दही के अंदर में खुद एक बैक्टीरियाज होता है, तो ये आपके अंदर का जो जो गुड बैक्टीरियाज है वो उसका आपको प्रोबायोटिक सब्सटेंस को जनरेट करता है और आपके अंदर में अच्छे खाने को, अच्छा न्यूट्रिशन को बढ़ते हैं। तो दो रूप है बैक्टीरिया का, सिम्बायोसिस एंड डिससिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कोहैबिटेबल एंड प्रोवाइड म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर, एक दूसरे को लाभ देंगे। और डिससिम्बायोसिस को कहते हैं अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ द सिम्बायोसिस, माने इसका उल्टा, सिम्बायोसिस का उल्टा को हम लोग डिससिम्बायोसिस कहते हैं। कहते हैं कि एक चाइनीज 6वीं शताब्दी का जो है सन टू कहते हैं कि दुश्मन को और दोस्त को दोनों को पास में ही रहना देना चाहिए। बड़ा अच्छा लाइन है, आपको 6th सेंचुरी के चाइनीज मिलिट्री जनरल का, जिन्होंने कहा कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। अब दोस्त को तो पास में रखो और लेकिन दुश्मनों को ज्यादा पास में रखो, है ना। ये बड़ा ये लगेगा क्योंकि दुश्मन पर आपको नजर लगा के रखना। दोस्त तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन दुश्मन जो है तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये एक फिनोमिना है जो कि हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। गुड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या कहते हैं, जहाँ की आपके जीवन को विकास करने का पता है और आपको नुकसान नहीं होने देता जीवन को। लुईस पास्चर जो का हम लोग नाम जानते हैं, उन्होंने पहली बार ये पहचान किया कि हमारे जर्म्स के अंदर में एक क्लिनिकल एंटिटीज है जो कि शरीर के अंदर ही पाया जाता है। और उनके डिस्कवरी के बाद में मेडिकल साइंस जो है तो लेबोरेटरी टेक्निक, आइसोलेशन और स्पेसिफिक जर्म्स और पोस्टुलेट, ये सारा चीज का ये शुरुआत हुआ। तो ये कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी का जो डेवलपमेंट है लुईस पास्चर के साथ में एक नया आयाम लेकर के आया। और मेडिकल साइंस में टॉलेकॉजम को आपने सुना होगा, ये टॉलेकॉजम जो कारण को जानने का वो बहुत बड़ा दृष्टिकोण मिला। कहा जाता है कि अब साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि स्पेसिफिक जर्म अब आजकल तो आज के समय में एंटीबायोटिक्स और बायोटिक्स का, प्रोबायोटिक्स का बहुत ज्यादा चर्चा है। अब एंटीबायोटिक्स की चर्चा लुईस पास्चर डिस्कवरी के बाद में ही हुआ। कहा जाता है कि स्पेसिफिक जर्म क्या हमेशा बीमारी का कारण होता है, एक सवाल उठता है। तो क्योंकि गट्स के अंदर में बैक्टीरिया का आना जाना निरंतर लगा रहता है, आप कितने भी साफ सफाई बैक्टीरिया से आप अलग रख सकते हैं। Medicines prepared from culture and non-lactose fermenting pathogenic gram-negative intestinal flora are called the bowel muscles. तो मेडिसिन जो बने, अब इन्हीं से हम लोग के होम्योपैथी में, क्योंकि आप जानते हो कि सिमिलिमम के सिद्धांत पर हम लोग होम्योपैथी में काम करते हैं, तो कुछ लोगों ने इस बैक्टीरिया का फायदा उठाने के लिए, इसका लाभ लेने के लिए इनको एक नोसोर्स का रूप में इनका हम लोगों को लाया। तो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट ई बर्थ के द्वारा आइसोलेट किया गया। सोर्स का जो फर्स्ट कंसर्न है वो एडवर्ड बैच के द्वारा किया गया। तो आपने सुना होगा बैच थ्योरी,
ये बैच फ्लावर रेमेडी यही से नाम आता है। बाउल नसोर्स वेयर ब्रॉट इनटू बीइंग ड्यूरिंग द अर्ली 1930 के आसपास में इसका शुरुआत हुआ है, और इसके मुख्य स्रोत तो एडवर्ड बैच और जे जेफरसन है, दोनों का। एडवर्ड बैच और दोनों ने अपने अपने इसको बताया कोशिश है और पे है, और ये जो है तो हम अब देख रहे होंगे कि बहुत आज सभी जगह पर नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है। तो मैं बता रहा था कि ये बैच के समय में ये चालू किया गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। इसके विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ, आगे आता हूँ। इनका जो रिसर्च है बैच का, कहते हैं क्लेम दैट वैक्सीन क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट से सफर करने वाले पेशेंट के बैक्टीरिया को उन्होंने आइसोलेट किया और उसका उन्होंने प्रिपेयर मेडिसिन को प्रिपेयर किया और ये जर्म से उसके जर्म से बनाया। बैच का क्लेम है कि टू क्योर द डिजीज विद दिस फॉर्म ऑफ वैक्सीन 95% ऑफ द इंडिविजुअल शोड favorable response and 80% of the cases revealed excellent results. Later, he administered the potentized vaccine prepared according to the homeopathic principle and cured many of his patients. फिर 1930 में बैच briefly summarized clinically derived indications of most of the bowel nodules and moved away from their further investigation. और इस बार 1928 में उन्होंने एक पूरा प्रूविंग किया। जो पहली दवा आपने उनका था वो प्रूविंग के बाद में वो डिसेंट्री को का यूज हम लोग कभी कभी यूज किया करते हैं, और आप जानते हो कि डिसेंट्री को एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे बाउल नोड्स में बाउल सिस्टम में पाया जाता है। फिर उसी तरह 1890 और 1955 के आसपास में जॉन पैटरसन ने भी काम किया था और बैच के रिसर्च को कंटिन्यू करके उन्होंने 2 शताब्दी तक, 2 डिकेड्स तक उन्होंने फ्लोरल रेमेडी, फ्लावर रेमेडी को किया। और पैटरसन और उनकी वाइफ एलिजाबेथ रिफाइंड द इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ बाउल। मेरे यहाँ भी आज यहाँ पर बारिश के मौसम है, तो ये जो जॉन पैटरसन ने तो कुछ नया काम नहीं किया। इन्होंने ही बैच के जो कंट्रीब्यूशंस थे उनको और भी ज्यादा खोज किया और भी ज्यादा उनका ड्रग प्रूविंग किया और उसको हम लोगों के सामने में लाया। तो इसमें एक नन मेडिसिन ने ये कंक्लूजन किया कि बिकोलाई जो है तो है बात ध्यान देना होगा, हार्मलेस है लेकिन इंसान भी पहुंचता है, हो जाता है तो उसके बाद जब उसको हो जाता है तो वह बहुत जल्दी उसके बाद में नहीं होता है। और कहते हैं कि बिकोलाई का जो इन्फेक्शन है वह बेसिकली आपको टाइफाइड के ग्रुप से और पैराटाइफाइड ग्रुप से वह जुड़ा हुआ होता है। और ये जो है सो पोटेंट क्या हुआ नहीं आया कि होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन आपको जैसे की बात करके बदलाव है। जो जो है
पैटरसन का जो कंक्लूजन है वो हाँ, मैं बता रहा था आज नेटवर्क मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और पॉइंट नंबर 72 में जाइएगा तो डॉक्टर हैनीमैन ने अपने ऑर्गेनन में लिखा है कि एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज की जो चर्चा की है, वो कहते हैं कि डिजीज विच अफेक्ट्स द लिविंग बीइंग आर द टू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑनसेट, प्रोग्रेस एंड रिकवरी ऑफ द डिजीज। द डिजीज विच ऑकर सडनली, ये तो हम लोग सभी जानते हैं एक्यूट डिजीज जो होता है इस तरह का होता है। फिर कुछ डिजीज होते हैं वो कंटिन्यूड ये वाइटल रिएक्शन होता है। तो क्रॉनिक डिजीज के विषय में जो चर्चा की उन्होंने, हैनीमैन ने अपने 6 एडिशंस में क्लासिफाइड किया 3 कैटेगरीज में, सीडो क्रॉनिक डिजीज पॉइंट नंबर 77 में, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज और ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज में। ठीक है ना। अब आइए कुछ दवा का हम लोग चर्चा करें। मॉर्गन प्योर पैटरसन, इसकी ये जो है तो जो आप लिस्ट दवा का देख रहे हैं, ये लिस्ट जो है तो इससे रिलेटेड मेडिसिन है। एल्यूमिना, बराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया सल्फ, कार्बोवेज, कार्बो सल्फ, डिजिटेलिस, फेरम का ग्राफाइटिस आदि का ये जो मॉर्गन प्योर है। मॉर्गन गैटनर पैटरसन, इसके अंदर में है आपको चेलिडोनियम, टेनोटोडियम, इससे सिमिलर है, इसके सिम्टम्स, इसके सिम्टोमेटोलॉजी इसके सिमिलर है। फिर आता है प्रोटियस बैच के, ये आप जो लिस्ट दवा देख रहे हैं ये सब आपको ये जो ऊपर में नाम देख रहे हैं ये आपका पावल सोर्स है और इससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। फिर गार्टनर, ये भी काफी यूज में आता है, ये भी आपको दिया गया है। फिर डिसेंट्री को जिसकी चर्चा मैंने अभी किया था वह एनाकार्डियम, ये सब से रिलेटेड है। फिर डिसेंट्री को, इसका डिसेंट्री को का 2 रूप देख रहे हैं, एक पहला है आपने देखा बैच के द्वारा, एक देख रहे हैं डिसिंगटन। तो ये आपको देखना पड़ेगा डिसेंट्री कौन सा दवा किसका ग्रुप है, क्योंकि दोनों में सिम्टम्स का वेरिएशन अलग अलग है। फिर एक आता है साइकोटिक को, है ना, इस मेडिसिन। फिर आता है बैसिलस नंबर 7। फिर आता है म्यूटेबाइल भी एक ऐसी है इसके अग्रवाल के द्वारा ये 1995-63 में ये किया गया था। मॉर्गन जो 6 कॉमन नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिलेट किया था बॉडी सिस्टम के साथ में। एक कहते हैं मॉर्गन ग्रुप जो कि पोर्टल सिस्टम को स्लगिश करता है, कंजेस्टिव बनाता है। साइकोटिक ग्रुप जो है सो म्यूकस मेम्ब्रेन सीरस प्रोलिफरेटिव अटैच करता है। गार्टनर ग्रुप इंटेस्टिनल न्यूट्रिशंस को करता है। प्रोटियस ग्रुप जो होता है वस्कुलर नर्वस सिस्टम और स्पाइन और दिमाग को करता है। ग्रुप 7 में आता है स्केलेटल म्यूस्कुलो, जिसको कि वीकनेस और एजिंग प्रोसेस में बढ़ाता है। डिसेंट्री को ग्रुप जो होता है ऑटोनॉमिक होता है, अप्रहेंसिव टेंशन ये होता है। ये लास्ट में 1995-17 में किया गया। अब आइए इसको देखते हैं। बाउल सोर्स जो है तो मॉर्गन प्यो को मैं इसका प्रोटोटाइप सल्फर है, यानी कि सल्फर से है। इसका थीम क्या है, कॉन्जेशन है। मॉर्गन गार्टनर का लाइकोपोडियम है, ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। फिर बैसिलस गार्टनर का फॉस्फोरस सिलिका, ये माल न्यूट्रिशन है। डिसेंट्री कंपाउंड आर्सेनिकम एल्बम एंटीसिपेशन है। साइकोटिक कंपाउंड फूजा इरिटेबिलिटी, बैसिलस सिपिया ऑफिसनलिस स्टैग्नेशन स्टैटिस, और बैसिलस म्यूटेबल पल्सेटला नाइग्रिकेंस एंड चेंजेबिलिटी, एंड बैसिलस प्रोटियस नेट्रम म्यूटिकम एंड ब्रेन स्टॉर्म। माइजमेटिक प्रीडोमिनेंस है 16, आपको बैसिलस 7, मॉर्गन गार्टर, मॉर्गन प्योर और प्रोटियस ये आपको सोरिक है। साइकोटिक में आता है बैसिलस नंबर 10, डिसेंट्री को बैसिलस, ये सब विषय आते हैं। सिफिलिस ग्रुप में आते हैं आपको बैसिलस नंबर 10 फोकाई, डिसेंट्री को गार्टनर, एंड ट्यूबरकुलर ग्रुप में आते हैं गार्टनर, बैच एंड साइकोटिक क्यू। इंडिकेशन ऑफ द इसका यूज क्या कहाँ पर हम लोग करते हैं, बाउल नोसोर्स आर डीप एक्टिंग रेमेडी, है ना, एंड सो टेक केस मस्ट टोटलिटी पर ध्यान देना चाहिए, खास करके मेंटल और फिजिकल दोनों का, क्योंकि ये नोसोर्स का जब आप करते हो तो उसमें आपको टोटलिटी और डीप एक्टिंग जितने भी नोसोर्स को माना गया है तो उसी तरह से बाउल नोसोर्स को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा।
ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है। और नोसोड शुड ऑलवेज बी गिवन टू द पेशेंट व्हेन सिम्टम्स correspond to it, तभी दीजिए जबकि आपको सिम्टम्स correspond करता है। If the homeopathic remedy is working well, elicites the desire for तो वहां पर अगर होम्योपैथिक दवा आप जो दे रहे हैं अगर वह काम कर रहा है तो हमको कोई जरूरत नहीं होता है कोई दूसरा नोसोर्स देने का, हमको उसी को देना चाहिए। लेकिन वह कब देते हैं जबकि हम लोग कहते हैं कि कोई ऑब्स्टैकल्स आ गया था। फिर आता है इन न्यू केसेस व्हेन द पेशेंट हैज नॉट हैड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग की जरूरत है तो वहां पर और नोसोर्स ने तो सेकेंड उस समय में एक चॉइस करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहले अगर आपका जो चॉइस मेडिसिन जो सिलेक्टेड मेडिसिन है वो फेल करता है तभी जाकर के नोसोर्स की बात करते हैं। ओल्ड केसेस में वेयर पेशेंट में बी अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो वहां पर भी हम लोग बाउल नोसोर्स का यूज कर सकते हैं। पोटेंसी इज सिलेक्टेड इन अकॉर्डिंग टू द जनरल होम्योपैथिक लॉ। Patterson often use nosodes in high potency and related remedy in the low, है ना। तो जैसे कि अगर साइकोटिक क्यों है तो हाई पोटेंसी लेंगे, नेट्रम सल्फ है तो लो पोटेंसी लेंगे। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो जिस ग्रुप से आप लिए हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। डोजेज एंड पोटेंसी 6C obviously evidence in the advanced pathological conditions और डेली डोज में इसको 6C आप यूज कर सकते हो। 18C 30C और 200C मार्क पैथोलॉजिकल सिम्टम्स द जनरल रूल ऑफ आइसो एम्प्लॉय लोअर पोटेंसी। और फिर 1M विथ आउटस्टैंडिंग मेंटल जहाँ की मेंटल और टोटलिटी ज्यादा हो तो वहाँ 1M से ऊपर देना चाहिए। 18C जो कि विल टायलर के द्वारा ज्यादा यूज किया गया था। If the patient is sensitive, do not use higher potency. Stay with lower potency between 12C to 18C. Other guidelines सभी के साथ में जैसा लागू होता है। Conclusion ये है कि bowel nosodes are effective in treatment of chronic disease. They can be used wisely in over drugging and taken too much many alternative treatment out of 15 cases 3 cases are improving, 3 cases are not improving and 2 cases are improved, ऐसा एक रिसर्च रिपोर्ट्स में उन्होंने देखा। तो मोस्ट कॉमन सिस्टम इन्वॉल्व आर डर्मेटोलॉजी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। किस तरह के रोगों में ज्यादा देखा जाएगा जहाँ की डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी माने स्किन का रोग है और गैस्ट्रिक के रोग है वहां पर देखा जाए। आजकल हम लोग इरिटेटिव बाउल नोसोड्स बाउल सिस्टम की बात करते हैं, आईबीएस डिजीज की बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों को जो हमारा इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके सिमिलिमम जो कि बाउल नोसोड्स आते हैं उसको ध्यान में रख करके आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यही हम लोग का आज समराइज है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा समझने में तो दिक्कत हुआ होगा, मुझे भी प्रेजेंटेशन में काफी दिक्कत हुआ है क्योंकि नेट का आज बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा था, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि हम इसके साथ में ही और बहुत ही डिस्टर्ब है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने प्रेजेंटेशन से। हाँ, मैं अपने प्रेजेंटेशन से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं लग रहा है कि मैं जस्टिफाई कर पाया क्योंकि नेट इतना डिस्टर्ब किया है आज और बारिश अभी बाहर में काफी तेज से चल रहा है। कल सुपौल में बारिश हो रहा था, आज पटना में बारिश हो रहा है। को कोई सवाल हो तो पूछिए, हम लोग के सर पास में 5-6 मिनट। कमेंट बॉक्स में राम प्रवेश सर ने कुछ लिखा है, म्यूटाबाइल बैच और फिकेलिस बैच है, तो ये सवाल हाँ, है या कोई सा जवाब है? देखिए ये आपको मैं इस पर राम प्रवेश भाई क्या कहना चाहते हैं, म्यूटेबाइल बैसिलस और ये क्या क्या कहना चाहते हैं इस पर? फिकेलिस बैच। सर आप अनम्यूट कर लीजिए आप तो खुद को। क्या पूछना चाहते हैं इसमें? देखिए नामाकरण पर थोड़ा सा मैं कहूंगा, आप एक ही दवा के दो नाम दो जगह पर देख रहे होंगे। तो क्या है कि दो ग्रुप से
हम लोग डिपेंड कहाँ पर कर रहे हैं इस पर देखना पड़ेगा। डिपेंड किस पर कर रहे हैं? डिपेंड का अगर बैच पर कर रहे हैं तो डिपेंड, और पैटर्सन्स पर कर रहे हैं। पैटर्सन्स का लोग कहते हैं कि ज्यादा रिफाइंड था, बैच का उसके बैच से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। आज के समय में हम लोग काफी एक्सपेरिमेंटेशन में नहीं जा रहे हैं, और बैच फ्लावर ये आपको कहते हैं कि बावल सोर्स जो है वन ऑफ द नेग्लेक्टेड साइंस के रूप में है, और होम्योपैथी पर भी इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। एक दो रिसर्च के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा है इसको, और जो मैंने जो कलेक्ट किया है, और मेरे भी जो पेशेंट्स मैं जो यूज किया हूँ वह क्रॉनिक डिजीज में, और खास करके मैं एक्यूट डिजीज में इसका इस्तेमाल नहीं किया हूँ, मैं इसे क्रॉनिक डिजीज के आधार पर किया हूँ, लेकिन इसके यूज हम लोग को अक्सर मिलते रहते हैं। और जैसा कि हम लोग अदर नोसोर्स को, बाउल नोसोर्स के अलावा जैसा नोसोर्स है, उसके अलावा भी कोई जो नोसोर्स है हम लोग के, जैसे मेडोरिनम है, सिप्रीनम है, तो उसका व्यवहार आप कैसे करते हो? उसके व्यवहार के अनुरूप ही हम लोग, उसके व्यवहार के अनुकूल ही हम लोग जो है तो अपने इसके बावल नोसोर्स भी करते, यानी कि एक ग्रुप का नोसोर्स का एक ग्रुप बना दिया गया, जिसको कि हम लोग जो बावल में पाए जाने वाले नोसोर्स को ये कहा, और आपको मेडोरिनम है, सिप्रीनम है, उसको अलग कर दिया। तो नोसोर्स का जब क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो नोसोर्स के क्लासिफिकेशन में आपको बावल नोसोर्स का एक अलग क्लासिफिकेशन आ जाता है, जो कि हम लोगों के लिए है। अब बावल नोसोर्स पर जो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, इसलिए कि बावल नोसोर्स का मेडिसिन को फुल्ली प्रूव्ड मेडिसिन नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे होम्योपैथ इसको यूज करते हैं, और हम लोग क्योंकि सिलेबस में इसको बच्चे लोगों को पढ़ाए भी, तो इसका यूज जो है तो अभी तक ज्यादा पूरी तरह से यह संभव नहीं हो पाया है। सर प्रणाम। बोलिए राम प्रवेश जी। हाँ सर प्रणाम। वो बता रहे थे बावल में दो रेमेडी और थी, इसी के बारे में बता रहे थे, मुतावाइन एंड एक्टेलिश। दो रेमेडी थी। मुतावाइन जो है जस्ट लाइक सिम्टम ऑफ पांचेटिला, पांचेटिला जैसा उसका सिम्टम होता है, एंड एक्टेलिश का जो है सिम्टम जस्ट लाइक सिपिया। दोनों का सिम्टम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के सिपिया एंड पांचेटिला जैसा होता है। या नोसोट, ये भी बावल नोसोट का ही रेमेडी है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैंने जो आपको हर एक नोसोर्स के बाद में एक जो लिस्ट दिया होम्योपैथिक दवा का, तो वो उसके मैंने खाली आप सिपिया पल्सेटला ही नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि होम्योपैथिक दवा के सिमिलिमम है। तो उसी तरह से जैसे कि आप सोरिनम यूज करते हैं, है ना, सोरिनम यूज करते हैं और सल्फर यूज करते हैं, तो सोरिनम और सल्फर का यूज क्यों कैसे करते हैं? सोरिनम का जो लक्षण है और सल्फर का लक्षण में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, इसी के आधार पर ये लोग करते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज को जरूर है कि जब कहते हैं कि जब क्रॉनिसिटी होती है, ऑब्स्टेकल्स पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस का ज्यादा प्रभाव होता है, तो वहां पर हम लोगों को नोसोर्स की हम लोग सोचते हैं। वैसे हम लोग, मेरा जो मानना है, मैं नोसोर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि नोसोर्स को मैं जो एग्जैक्ट सिमिलिमम की बात करता हूँ वो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन जो है कुछ नोसोर्स जो है तो हम लोग यूज करते हैं काफी, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, मेडोरिनम है, कार्सिनोसिन है, ये यूज होता है काफी। लेकिन फिर भी जो क्यूरेटिव फाइनल क्योर लाने के लिए आपको इंडिकेटेड टोटलिटी ऑफ मेडिसिन पर जाना ही पड़ेगा। दो शोध के साथ एंटी क्वीन ऑफ एंटी मैग्नेटिक रेमेडी मानते हैं, जैसे सल्फर किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, सोरिनम इज क्वीन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। इस तरह से मार्क्स और किंग ऑफ एंटी, किंग और क्वीन की बात चर्चा इसलिए नहीं मैं करना चाहूंगा, क्योंकि किसी भी दवा को इस तरह से इंडिकेट करके हम लोग अपने ध्यान को ये बना देते हैं कि एंटीसोरिक मतलब यही एंटीसोरिक है, तो ये हम लोग बढ़ाने के क्रम में हम लोग कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किंग और क्वीन का शब्द इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए कि वह
उसका मैसेज जो है तो गलत जाता है। उसका मतलब क्या होता है, जब आप माइजमा को पढ़ेंगे तो माइजमा में किंग और क्वीन नहीं आता है। माइजमा एक डोमिनेंसी की बात होती है जिसका प्रभाव ज्यादा होता है। अगर सोडा का प्रभाव ज्यादा है तो सोडिक रेमेडी कहेंगे, वही सल्फर सोडिक रेमेडी हो जाता है, वही सल्फर साइकोटिक रेमेडी हो जाता है, वही सल्फर सिट्रेटिक रेमेडी हो जाता है। तो ये माइजमा का इन्फ्लुएंस डोमिनेटिंग कौन सा डोमिनेट कर रहा है, तो सल्फर के भी 3 फेज है। आपको सल्फर को आप कहते हैं कि एंटीसोरिक है और किंग ऑफ एंटीसोरिक है। तो जब आप इसका इस्तेमाल उस समय नहीं कर पाएंगे जब कि सल्फर का सिट्रेटिक सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहा है। जब आप सल्फर के सिम्टम्स को क्लासिफाई करेंगे तो 3 ग्रुप में डालना पड़ेगा, एक सोरिक सिम्टम्स, साइकोटिक सिम्टम्स और सिट्रेटिक सिम्टम्स। अगर साइकोटिक सिम्टम्स प्रोमिनेंट है तो वहां पर सल्फर जो है साइकोटिक रूप में काम करना शुरू करेगा और सिट्रेटिक है तो सिट्रेटिक रूप में काम करना शुरू करेगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए, किंग और क्वीन की बात नहीं करनी चाहिए। सहानी सर ओके सर। सर आई थिंक हमारा टाइम अब एंड हो रहा है। अजनी मैम भी ज्वाइन कर चुकी हैं। ये चर्चा क्योंकि आज हम लोग का नेटवर्क के गड़बड़ था अंजनी जी, It's okay, sir. It's okay. delayed and our main speaker has not joined us. This was the basic problem, and we started late. We waited for him long time, but because of his disconnectivity and unluckily, I was also not having the good network today. Our next guest, Dr. Rajat, already joined.